जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप विद मी में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग देखेंगे 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे दोस्तों, जिसमें कि जो इसका परीक्षा तिथि जो है 12 फरवरी 2017 को आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि किस किस सेक्शन से कितना प्रश्न इस एग्ज़ाम में आए थे। तो आपके सामने में कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। जो इतिहास से 27 प्रश्न हैं और बिहार विशेष से 26 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था से 12 प्रश्न है और भूगोल से 16 प्रश्न है दोस्तों। और बात करें अर्थव्यवस्था से तो 8 प्रश्न है, विज्ञान से 25 प्रश्न और समसामयिकी से 26 प्रश्न और गणित से 10 प्रश्न, जैसा कि हमेशा हर सेट में आते रहता है। तो इसमें महत्वपूर्ण सेक्शन आपको दिख रहा होगा, इतिहास है, बिहार विशेष है और आपको विज्ञान है। और यहाँ से चौथा जो है आपको समसामयिकी, जिसको कि अपने लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं, ये सेक्शन रहा। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों कि इस एग्ज़ाम का कट ऑफ किस प्रकार से रहा। तो ये आपके सामने में दिख रहा है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने पहले प्रश्न को इसमें क्या कह रहा है। बात करें दोस्तों पहले प्रश्न की, तो इसमें आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न, जिसमें आपको कह रहा है कि चीनी यात्री सुंगयिन ने जो है भारत की यात्रा कब की थी दोस्तों। तो ये 515 से 520 ईसा पूर्व में जो है सो भारत की यात्रा की थी। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात कर ले रहे अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा हल प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बनावली। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें आपको दिया गया है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध दोस्तों किससे था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि चेदी वंश से संबंधित था कलिंग नरेश खारवेल। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिना जोती हुई जंगली भूमि को ही अपरहत कहा जाता था। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब बात कर ले रहे हैं क्षेत्र का। तो क्षेत्र जो है दोस्तों कृषि योग्य भूमि कहलाता था और खिला बंजर भूमि कहलाता था और वस्ती जो है रहने योग्य भूमि कहलाता था और सारा जो है वो चारागार कहलाता था। अब देख लेते हैं अगले सेक्शन में क्या कह रहा है। तो अगला सेक्शन दोस्तों आपको आ रहा है भारतीय इतिहास का जो है वो मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न इसमें आएगा। इसमें जो है 5वां नंबर का प्रश्न, जिसमें क्या दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि रक्षा विभाग से संबंधित था दीवान अर्ज। अब बात कर रहे हैं दीवान अर्ज जो है ये बलबन के द्वारा सैन्य रक्षा मामलों की देखरेख के लिए एक नए विभाग की स्थापना की गई थी और इसी को जो है आपको दीवान अर्ज कहा गया था। तो याद रख लें, ये बलबन के द्वारा संबंधित जो है ये विभाग स्थापित किया गया था। अब अगला प्रश्न देख लें। इसमें आपको कह रहा है जो जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये जो थे दोस्तों अकबर के राज दरबारी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे अगले प्रश्न में, जिसमें है आपको बहमनी राज का संस्थापक कौन था ये पूछ रहा है। तो बहमनी राज का संस्थापक दोस्तों था वो आपको था अलाउद्दीन हसन। कौन था? अलाउद्दीन हसन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो ये 1347 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1347 में इसकी स्थापना किया गया था अलाउद्दीन हसन के द्वारा दोस्तों। अब बात कर ले रहे अगले प्रश्न की। इसमें आपके सामने है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि देवराय बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें कह रहा है फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा, जो कि है देवराय द्वितीय के काल में ही फारसी यात्री अब्दुल रजाक जो है भारत में आया था। अब बात करें नुकोलो कोंटी जो है वो देवराय प्रथम के समय में आया था, नूनी जो है अच्युत राय के समय में आया था और बारबोसा जो है कृष्ण देव राय के समय में आया था और डोमिंग पायस जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। अब देख रहे हैं अगले खंड की, जिसमें आपको जो है भारतीय इतिहास से ही संबंधित प्रश्न हैं, जो कि आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।
इसमें जो 9वां नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। दोस्तों यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा गया आपको W हंटर के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि आपको 10 नंबर में 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बाबू कुंवर सिंह। और इसी का भाई जो है अमर सिंह, वो भी 1857 क्रांति से संबंधित हैं। दोस्तों तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, इसमें कह रहा है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है स्वामी सहजानंद सरस्वती के ही चुना गया था। 1936 के लखनऊ में जो था भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष था। बात कर रहे हैं इस सभा का गठन की, तो ये 11 अप्रैल 1936 को जो है इसका गठन किया गया था। दोस्तों कब किया गया था? 11 अप्रैल 1936 को इसका गठन किया गया था। अब देख रहे हैं अगले प्रश्न में, इसमें कह रहा मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन में इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने लिखा था? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही ये कहा गया था। और लॉर्ड कर्जन की इच्छा था कि भारत में रहते हुए कांग्रेस की जो विनाश की तरफ देखने की इच्छा था। बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें कह रहा है आपको लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? दोस्तों तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, जो कि है उधम सिंह के द्वारा ही 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को जो है गोली मार के हत्या कर दिया गया था। इसके बाद अगले प्रश्न में देख लेते हैं। इसमें कह रहा है आपको 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज ही जो था वो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था जब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था। बात कर अगले प्रश्न की, इसमें कह रहा है आपको भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को ही भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न को अगर देख लें तो इसमें आपको कह रहा है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जवाहरलाल नेहरू ही थे। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है कि चटगांव शास्त्र छापामारी का योजना बनाई गई थी। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों इसका योजना तो वो बनाया गया था सूर्यसेन के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था आपको 18 अप्रैल का हुआ था, 18 अप्रैल जो है 1930 को हुआ था। दोस्तों ये डेट आप याद रख लें, महत्वपूर्ण रहेगा। बात कर लेते अगले प्रश्न की, जो कि 18 नंबर में है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है डी, जो कि यंग इंडिया पत्रिका जो था ये आपको क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ था। अभी बात कर ले रहे अगले प्रश्न की, जो कि आपको 19 नंबर में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो वो कौन सा था? दोस्तों तो उदारवादी दल के से जो है वो चुनाव लड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 20 नंबर प्रश्न की, इसमें आपके सामने कह रहा है स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद क्या हुई थी? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि असहयोग आंदोलन हुआ था। जो है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही दोस्तों स्वराज दल की स्थापना हुई थी आपको 1 जनवरी 1923 को। कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी जो है आपको 1923 को हुई थी। और इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख ले रहे हैं, जो कि आपको 21 नंबर में दिखा रहा है आपके सामने।
1929 की खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया गया था। बात कर ले अगले प्रश्न की, जो कि है 22 नंबर में, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों निकल के आता है वो ऑप्शन नंबर ई आता है। वो इसलिए क्योंकि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था? 24 मार्च जो है आपको वो 1946 को आता है, जो कि ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है कोई सा भी। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 23 में, इसमें कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन। ही एक ऐसी संस्था थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। बात कर लें अगले प्रश्न की, जो कि आपको 24 नंबर में, इसमें कह रहा है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि सर लियोनेल कार्टिस। कौन है? सर लियोनेल कार्टिस को ही द्वैध शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। बात करें दोस्तों, कार्टिस को भारत में द्वैध शासन का जनक माना जाता है और वर्ष 1915 में सर्वप्रथम इन्होंने ही इस प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसे बाद में डायची नाम दिया गया था। तो कब दिया था इसका सुझाव दोस्तों? 1915 में दिया था। इम्पोर्टेंट रहेगा ये ईयर, इसको देख लेंगे। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 25 में, इसमें है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? तो ये 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जवाहरलाल नेहरू ने इसका पहला अध्यक्ष स्वामी सरस्वती नंद को बनाया था और इसकी स्थापना लखनऊ में की गई थी दोस्तों। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जो कि 26 नंबर का प्रश्न है। इसमें है आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1874। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1869 में भारतीय लोकसेवा, कब दोस्तों? 1869 में ही उन्होंने भारतीय लोकसेवा परीक्षा पास करने में सफलता पाई थी और सिलहट असम में योगदान देने हेतु से नियुक्त किया गया था। कुछ त्रुटिवश कारण हुआ उनसे, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1874 में जो दोस्तों उसको निष्कासित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। बात कर लें अगले प्रश्न की, जो कि 27 नंबर में है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लॉर्ड लिटन के काल में ही खान बहादुर, राय बहादुर जैसी उपाधियों का देना प्रारंभ किया गया था। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 28 नंबर में है और ये आपको संबंधित है किससे? बिहार विषय से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको बिहार में 2005 से 6 और 14 से 15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रजिस्टर्ड विनिर्माण के क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 29 नंबर में है। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार, क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सबसे गरीब जिला जो है शिवहर है। बिहार द्वारा प्रस्तुत 15-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला जो है वो शिवहर है, जहाँ की 770-92 रुपये ही है यहाँ का। अगला आप क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें क्या रहा आपको जीविका जो है बिहार का एक पहल है, इसका संबंध किससे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा जो रोजगार सृजन से इसका संबंध है, जो कि एक जीविका है। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 31 नंबर में है। बिहार में SPUR परियोजना संबंधित है किससे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि नगर निगम वित्त से संबंधित है आपको SPUR परियोजना। बात करें इसके फुल फॉर्म की दोस्तों, तो इसमें आपको फुल फॉर्म हो जाएगा सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। क्या? सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स जो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और सरकार की एक योजना, इस योजना द्वारा उपलब्ध राशि प्रयोग स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है। इस योजना के तहत बिहार के कितना 28 जिलों को दोस्तों जो है चुना गया है। कितने जिले को? 28 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है।
बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जो कि 32 नंबर का। इसमें कह रहा है आपको बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 4595 किलोमीटर की कुल राजमार्ग की लंबाई हो जाएगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 33 नंबर की, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग क्या है दोस्तों। तो ये जो है आपको 203 किलोवाट जो है आपको प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 34 नंबर में। इसमें कह रहा है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो कब पकड़ा गया दोस्तों, 3 फरवरी जो है 1900 ईस्वी को बिरसा को सोते हुए पकड़ लिया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रधरपुर के पास जंगलों में सोते हुए पकड़ा गया था। तो कब, 3 फरवरी 1900 ईस्वी में। और 1895 से 1900 तक मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था दोस्तों। बिरसा मुंडा के इस विद्रोह में योगदान के लिए उन्हें धरती आबा की उपाधि दी गई थी। कौन सी, तो उनको जो है धरती आबा की उपाधि दी गई थी, धरती आबा की उपाधि दी गई थी। अब बात कर ले रहे अगले प्रश्न की दोस्तों, जो कि 35 नंबर में है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया गया था। और बात कर लें इसमें, तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे। और उसी अधिवेशन में बिहार किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे तथा उन्होंने महात्मा गांधी को नील की खेती संबंधी समस्याओं से अवगत कराया और उसने चंपारण आने का आग्रह किया। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे तथा उनके ही नेतृत्व में वर्षों से चली आ रही 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया। अब बात कर लें अगले प्रश्न की, जो कि 36 नंबर में है। तो इसमें है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जयप्रकाश नारायण ही थे, जिन्होंने अपने परीक्षा के 20 दिन शेष बचे होने के बावजूद भी असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 37 नंबर में। इसमें है आपको अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शीलभद्र जी जुड़े हुए थे। और बात कर ले रहे अगले प्रश्न की, जो कि है आपको 38 नंबर में। इसमें है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजेंद्र प्रसाद ही थे, जो अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन के दौरान। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की। इसमें कह रहा है आपको उदंतपुर, क्या कह रहा है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिहार राज्य में अवस्थित है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। इसमें है आपको बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बख्तियार खिलजी जो है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। बात करें 41 नंबर की, कर्नाट वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ज्ञानदेव जो है कर्नाट वंश के संस्थापक थे। बात कर रहे हैं कर्नाट वंश की स्थापना की, तो 11वीं शताब्दी में न्यायदेव के द्वारा की गई थी। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। तो ये कर्नाट वंश को ही जो है मिथिला का जो है आपको स्वर्ण वर्ग कहा जाता है। मिथिला का क्या कहा जाता है दोस्तों, तो स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रख लेंगे, स्वर्ण युग कहा जाता है। बात कर ले अगले प्रश्न की, जो कि है आपको 41 नंबर में। इसमें क्या है 42 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आपको नालंदा विहार, क्या कह रहा है, तो नालंदा विहार का विध्वंस कौन किया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका विध्वंस करवाया गया था। अगले प्रश्न में देख लें, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हरि सिंह ही जो था कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें कह रहा है कि राजनीतिक रत्नाकर का लेखक है। राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि चंदेश्वर है। कौन है, चंदेश्वर। बात कर ले रहे अगले प्रश्न की, जो कि आपको 45 नंबर का। इसमें कह रहा है आपको कि उद्वंत प्रकाश, क्या कह रहा है, उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि मौलवी कवि। कौन क्या कह रहा, मौलवी कवि जो है इसका उद्वंत प्रकाश का लेखक था।
अभी देख लें अगले प्रश्न की, जिसमें है आपको निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है त्रिवेणी नहर से ही जो है नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 47 नंबर में, इसमें आपको निम्नलिखित भूआकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सोमेश्वर की पहाड़ी से ही घिरा हुआ है उत्तर पश्चिमी भाग। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर निकल के है। तो ऐसा क्यों, तो देख लेते हैं। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। किसकी नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है दोस्तों तेल नदी। इस प्रकार से ऑप्शन में महानदी तो है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब देख लेंगे अगले प्रश्न में, जिसमें का निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि मधेपुरा जिला बिहार का है, जहां 2001 से 11 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। बात कर लें अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है भागलपुर। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 51 नंबर में, इसमें क्या निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि मोकामा में अवस्थित है। अगले प्रश्न में आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जो है आपको छपरा से गोपालगंज को जोड़ता है। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 53 नंबर में, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1855 से 56 के बीच में ही संथाल विद्रोह हुआ था। अब अगला खंड जो आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न आ रहा है। और पहला ही प्रश्न इसमें कह रहा है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ही एक ऐसा है जो भारतीय संसद का सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। बात कर लें अगले प्रश्न की, जो कि 55 नंबर में है। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1 और 2 संबंधित है। पहला समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा समान नागरिक संहिता जो है इससे सूचीबद्ध है। बात करें क्वेश्चन नंबर 56 में, इसमें कहता है लेखानुदान बना है। लेखानुदान क्या बना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बजट पारित लंबे होने के कारण निधि आवंटित हेतु जो बना है उसको कहते हैं लेखानुदान। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 57 नंबर में है। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 26 नवंबर को जो है आपको मनाया जाता है संविधान दिवस। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें आपके सामने में कह रहा है एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में से लगातार डैश अवधि के लिए अनुपस्थिति रहता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। ऐसा इसलिए अगर वो लगातार 60 दिनों तक, कितना दिन तक, 60 डेज तक वो अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको जो है आपको रिक्त घोषित किया जा सकता है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 में दोस्तों आपके सामने प्रश्न क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना देश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है ये अधिकार दिया गया है नागरिक को। बात कर ले अगले प्रश्न की, जो कि 60 नंबर में है। इसमें है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, तो इसमें बता रहा है क्या
कि संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलता है दोस्तों, जबकि अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों की भाषा की संस्कृति की सुरक्षा का व्यवस्था है और ये दोनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिकों को ये दोनों अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से है आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। बात करें अगले प्रश्न की जो कि 61 नंबर में, इसमें कह रहा है आपको भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल हैं, तो वो जो है प्रशासनिक प्राधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की जिसमें आपके सामने है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो कि है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, इसमें कह रहा है आपको मिलान करने के लिए, क्या कह रहा है मिलान करने के लिए, इसमें कि आपको 3 सूची दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है ACB। संघीय सूची में जो है आपको हो जाएगा आपको 97 प्रविष्टियां हैं और इसके बाद जो है राज्य सूची में जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपको 66 प्रविष्टियां और समवर्ती सूची में हो जाएगा 47 प्रविष्टियां। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की जो कि 64 नंबर में, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो कि साधारण बहुमत से ही ऐसा किया जा सकता है। अभी बात कर लें क्वेश्चन नंबर 65 में, इसमें आपके सामने है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जो है राष्ट्रपति अपने पावर का प्रयोग कर सकता है। बात करें अगले सेक्शन की जो आपको भूगोल से संबंधित है, इसमें आपके सामने पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या रही थी दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो कि 17.64% रहा था। बात कर ले रहे अगले प्रश्न की जो कि 67 नंबर में है, इसमें आपके सामने कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है हरियाणा राज्य है। अब देख लें अगले प्रश्न में, इसमें है आपके सामने में भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि महाराष्ट्र में ही सबसे अधिक सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं। अब देख ले रहे अगले प्रश्न में दोस्तों क्या कह रहा है आपको, अगला प्रश्न में कह रहा है आपको जो 69 नंबर का है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार जो है देश में कौन सा स्थान पर है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा जो कि है तृतीय स्थान पे है। कौन सा तृतीय स्थान पे है। बात करें अगले प्रश्न की जो कि 70 नंबर में है, यहाँ पर आपको मिलाने के लिए कहा जा रहा है किसको किससे मिलाया जाएगा, तो पहला कुट देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है बेंगलुरु में क्या चल जाएगा, तो बेंगलुरु में चल जाएगा आपको वायुयान, इसका मैचिंग कर जाएगा क्वेश्चन। तीसरा नंबर अब कोरबा संबंधित है दोस्तों किससे, एल्युमिनियम से, कोरबा चल जाएगा आपको एल्युमिनियम में। जमशेदपुर चल जाएगा दोस्तों आपको लौह इस्पात के लिए जमशेदपुर। अब बच्चा मलाजखंड जो संबंधित है आपको तांबा से। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपको निकल के आएगा वो है डी। कौन सा निकल के आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलाने के बाद। अब देख लेते अगले प्रश्न की जो कि है आपको 71 नंबर में, इसमें कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। क्या कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है दोस्तों, तो ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्या है, यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर रहे हैं 72 प्रश्न की जिसमें संबंधित है आपको भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो कि दक्षिण भारत में है। आपको द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संबंधित हैं। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 73 में, इसमें संबंधित है कि निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है जो कि नीलगिरी पहाड़ी में एक दूसरे से मिलते हैं। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 74 में, इसमें है निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि खेतरी में संबंधित है आपको तांबा उद्योग।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि 75 नंबर में। इसमें कह रहा है आपको निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर कहाँ गंगा नदी बनती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि देव प्रयाग में ही अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर जो है गंगा नदी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर का है। इसमें है क्या कि निम्नलिखित, क्या कहा दोस्तों, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला किसका खनन होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हेमेटाइट। कौन हो जाता है, हेमेटाइट। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि अब संबंधित है किससे, तो विश्व भूगोल से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों, विश्व भूगोल से। पहला क्वेश्चन कह रहा तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वेनेजुएला में जो है तेल के कोष सबसे ज़्यादा हैं। बात कर लें इसे तथ्य के बारे में, तो वेनेजुएला है जो कि मिलियन बैरक में है, सऊदी अरब जो है, और उसके बाद तीसरा नंबर पर दोस्तों वो है कनाडा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि 78 नंबर में है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम रखा गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है पंपास। तो दक्षिण अमेरिका में जो मध्य अक्षांशीय में जो घास है उसको कहते हैं पंपास। बात करें उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, और मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में स्टेपी कहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में जो है मैदान घास का उसको डाउन्स कहते हैं। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 79 में। इसमें कह रहा है कि आपको ग्रेट विक्टोरियन, क्या कह रहा है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 80 नंबर में। निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सोना का खनन जो है क्रिया से संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लें। इसमें आपके सामने में है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर जो कि 81 में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मृत सागर का जो है औसत लवण सर्वाधिक है। अब अगले प्रश्न देख लेते हैं, जो कि संबंधित है आपको अर्थव्यवस्था से, और इसका पहला प्रश्न ही कह रहा है निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। क्या कहा दोस्तों, तो भारतीय भुगतान संतुलन क्या, भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को जो है सुधारने में सक्षम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है निर्यातों पर अधिक कर लगाना। क्या कह रहा है आपको, निर्यातों पर अधिक कर लगाना जो है भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने का जो है सक्षम नहीं है। अब बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जो कि आपको 83 नंबर में। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपको राजा चेलैया समिति। कौन है, राजा चेलैया समिति के सिफारिश पर ही भारत में जो है सेवा कर लागू किया गया था। बात कर ले रहे अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है VKRB राव के द्वारा ही ये जो है प्रथम बार जो है वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। बात करें अगले प्रश्न में, जो कि है आपको भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है हेराल्ड डोमर मॉडल पर ही जो है पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। बात कर ले रहे अगले प्रश्न की, जो कि है 86 नंबर में। इसमें आपको कह रहा है कि निम्न में से, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है दोस्तों, और जो कि राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है स्टाम्प शुल्क।
बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें कह रहा है आपको बैंक दर का क्या आशय है। क्या कह रहा है, बैंक दर का क्या आशय है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि केंद्रीय द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। कौन सा है, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि 88 नंबर में। इसमें दिखाया गया है निम्न में से कौन सा बॉन्ड भारतीय संस्थान निवेश बाजारों से विदेशी के बजाय रुपए में जुटा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मसाला बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बात कर ले रहे अगले प्रश्न की, जिसमें कह रहा है आपको व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विश्व बैंक समूह के द्वारा इसको बनाना और प्रकाशित किया जाता है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 90 में, जो संबंधित है आपको भौतिकी से। और पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लक का बहुलक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन ही टेफ्लॉन का एकलक बहुलक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 91 में, इसमें आपके सामने जो क्वेश्चन रखा हुआ है वो इस प्रकार है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से ही बेकेलाइट का संघनन बनता है। बात कर ले रहे अगले प्रश्न की, जो कि आपको 92 नंबर में। इसमें कह रहा है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है हाइड्रोजन। अभी बात कर लें क्वेश्चन नंबर 93 में। इसमें है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः क्या होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। वो इसलिए तो एलपीजी में जो दोस्तों होता है वो होता है प्रोपेन, प्रोपेन के साथ होता है ब्यूटेन, जो कि ऑप्शन में जो है अलग अलग दृष्टिकोण से दिया गया है और एक साथ ऐड करके नहीं दिया गया है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो हो जा रहा है ई। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जो कि है 94 नंबर में। इसमें कह रहा है साबुन ग्रीज को हटाया जाता है किससे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पाइसीकरण के द्वारा ही साबुन ग्रीज को हटाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। इसमें है कि आयोडीकृत लवण में रहता है दोस्तों क्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पोटेशियम आयोडाइड जो दोस्तों इसमें रहता है आयोडीकृत लवण में। बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की। इसमें कह रहा है आपको गॉड पार्टिकल क्या है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है हिग्स बोसॉन जो है गॉड पार्टिकल कहलाता है। अभी बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जो कि है आपको 97 नंबर में, जो संबंधित है जीव विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं कृषि से संबंधित है दोस्तों। और इसका पहला प्रश्न आपके सामने में इसका जो कह रहा है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वार। ज्वार जो एक नगरीय फसल नहीं है। अभी देख लेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 98 नंबर में। इसमें कह रहा है काली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि कच्चा तेल के उत्पादन से ही काली क्रांति का उत्पादन होता है। अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्रांति के बारे में बात कर लें, जो कि एग्जाम में हमेशा देखने को मिल जाते हैं। पहला है नीली क्रांति, जो कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। दूसरा है काली क्रांति, जो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और तीसरा स्वर्ण और सुनहरा रेशा क्रांति है, जो जूट उत्पादन से संबंधित है। और तीसरा पीली क्रांति है, जो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति जो है मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। बात करें श्वेत क्रांति की, तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से संबंधित है। और लास्ट में दोस्तों दिया गया सदाबहार क्रांति जो है समग्र कृषि जो है विकास में। इसमें क्या कह रहा है वो देख लीजिए। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको
कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिकी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो कि है डीएनए। कौन हो जाता है? डीएनए। अब अगला प्रश्न देख लें जो 100 नंबर में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाता है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। बात करें इसमें तो संतरा में जो है विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है, किंतु इसमें विटामिन B1, विटामिन ए आदि भी शामिल होते हैं। बात करें अगले में तो इसमें कह रहा है आपको कॉड यकृत तेल, जो कॉड लिवर ऑयल एवं सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। और उसके बाद गेहूं अंकुर तेल, व्हीट ग्रेन ऑयल जो है विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा लाफा लूसर्नेज विटामिन ए बी सी डी ई के आदि में मिलता है दोस्तों। अब देख लें अगले प्रश्न की, जो कि है आपको 101 नंबर में। इसमें कह रहा है आपको निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। क्या कह रहे हैं? एर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि विटामिन D2 को ही एर्गे कैल्सीफेरोल कहते हैं, विटामिन D2। अब बात कर ले रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन का, जो उसका रासायनिक नाम क्या है। तो B1 की बात कर लें तो इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। B2 का रासायनिक नाम आपको राइबोफ्लेविन होता है। B3 का नियोसिन होता है। B5 का पेंटोथेनिक अम्ल होता है। B6 का पैरिडॉक्सिन होता है। और B7 का दोस्तों आपको हो जाता है बायोटिन। और B11 का होता है फॉलिक एसिड। B12 का होता है साइनोकोबालिन। और C का हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल। D2 का हो जाता है एर्गो कैल्सीफेरोल। और D3 का हो जाता है कॉर्ले कैल्सीफेरोल। और D4 का हो जाता है डाईहाइड्रो एर्गो कैल्सीफेरोल। और D5 का हो जाता है दोस्तों साइटो कैल्सीफेरोल। तो इस प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन के रासायनिक नाम थे जो हमने आपको बताएं। अब बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जिसमें आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है टेकेफेरॉल बेरी से जो मिलान किया गया है, ये जो है सही मिलान नहीं है। इसके अलावा सारे सही मिलान हैं। अब बात कर लेना है किससे कौन से होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। रेटिनॉल जो विटामिन ए में है। जो जीरो प्लेफ्थेलिनिमिया होती है जो रेतौंधी से संबंधित है। थायमिन B1 जो बेरी से होता है। तो ये बेरी जो होता है वो थायमिन से होता है दोस्तों। किससे होता है? थायमिन से होता है, जो कि विटामिन B1 में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन तो इसका बी सही हो गया। अब देख ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जो कि है 103 में। इंसुलिन क्या है दोस्तों? तो इंसुलिन आपको प्रोटीन है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देख ले रहे हैं अगले प्रश्न की 104 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रति औषधि जैविक है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 105 में। इसमें दो सूची दिया गया है, दोनों सूची को मिलान करना है और इसका करेक्ट आंसर निकालना है। अब दोस्तों बात कर लेने हैं जो एस्पार्टम जो संबंधित है दोस्तों, वो आपको कृत्रिम मधुरक से संबंधित है। इसका 3 में मैचिंग हो जाएगा। और दूसरा है फ्रेयन जो है वो संबंधित है आपको इससे प्रशीतक से। और तीसरा जो है नियोप्रिन संबंधित है दोस्तों संश्लेषित रबर से। और चौथा बच जा रहा है बेनाड्रिल, ये संबंधित है प्रतिहिस्टामिन से संबंधित है। और इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जब मिलाने के बाद देखते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देख लें अगले प्रश्न की, जो कि 106 नंबर में है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। बात कर ले अगले प्रश्न की, जो कि 107 में है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विटामिन के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 108 में। यहाँ पे भी मैचिंग करना है दोस्तों। और मैचिंग की बात कर लें तो पहले इसमें दिया त्वचा कैंसर संबंधित है
पराबैंगनी प्रकाश से, और दूसरा दिया हुआ ध्वनि प्रदूषण वो संबंधित है दोस्तों आपको डेसिबल से। तीसरा दिया हुआ वैश्विक तापमान जो संबंधित आपको कार्बन डाइऑक्साइड से, और चौथा दिया ओजोन छिद्र जो संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। बात करें इसके करेक्ट मैचिंग का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट मैचिंग है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें अगले प्रश्न की, जो कि है 109 में, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यकृत में भंडारित होता है। अगले प्रश्न को देख लें, तो रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें फास्फोरस में P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया में किया जाता है। इस प्रकार से ये दोनों अगर संयुक्त रूप से ऑप्शन में मिलते तो करेक्ट आंसर होता, और या नहीं तो इसके अलावा जो है 1, 2, 1 से अधिक वाले ऑप्शन या ई करेक्ट आंसर हो गए। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 111 में। इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी यात्रा अम्ल वर्षा से सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 112 में। इसमें कह रहा है आपको जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से ही जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा है। बात कर लें क्वेश्चन 113 में। इसमें कह रहा है आपको कणीय तत्व क्या है? क्या कह रहा है? कणीय तत्व क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक। नेक्स्ट प्रश्न 114वां नंबर का है, जिसमें कह रहा भारत में एकमात्र राज्य जो कैसर उत्पादन करता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जम्मू कश्मीर जो है कैसर उत्पादन करता है। इसी तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है वो समसामयिकी से संबंधित प्रश्न आ रहा है, और इस प्रश्न का हम आपको आंसर बताएंगे। आप वीडियो देख के समझ सकते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ ये आइडिया लगेगा किस तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका फटाफट से हम आपको आंसर बता देते हैं। 15वां में है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे दोस्तों? तो किसके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको भारत का 2016 के सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान रहा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर 110वां स्थान रहा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न में कह रहा है दोस्तों बैसाल्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ अंकटाड को हाल ही में निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भारत। अगले प्रश्न की बात कर ले रहे हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि 2016 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है बॉब डाल्सन। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि है 119वां नंबर में। 119 नंबर का क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव कौन बने दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि एंटोनियो गुटेरस बना है। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 120वां नंबर में है। भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि उत्तर प्रदेश। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिक्किम राज्य को घोषित किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 122वां नंबर। यूरोजोन का नवीनतम सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लिथुआनिया। बात करें अगले प्रश्न की, जिसमें आपको कह रहा है यूनाइटेड किंगडम राज्य की अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। नेक्स्ट प्रश्न को देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है आपको राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, जो कि 125वां नंबर। भारत का प्रथम वस्त्र टेक्सटाइल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गुजरात।
नेक्स्ट प्रश्न देख लें जो कि 126वां नंबर है। भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सकल घरेलू का उत्पाद का 3.5%। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 27वां नंबर में है। वर्ष 2016 में संयुक्त सेना अध्यक्ष मैत्री भारत तथा अन्य किस देश के मध्य हुआ दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है थाईलैंड। अब देख ले रहे नेक्स्ट प्रश्न के, जिसमें आपको कह रहा है हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा रेल दुर्घटना को समाप्त करने के लिए कौन सी रेल सुरक्षा तंत्र जारी किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है त्रिनेत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले, जिसमें कह रहा है आपको वर्ष 2016 में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें जो कि 31वां नंबर में है। इसमें है आपको भारत ने प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO लैब किस राज्य में स्थापित होगी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न को देख लेंगे। इसमें कह रहा है रियो ओलंपिक 2016 में किस देश को अधिकतम स्वर्ण पदक मिले हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अमेरिका को। अब देख ले रहे हैं अगले प्रश्न में, जिसमें कह रहा है आपको वर्ष 2016 का उबेर कप किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है चीन। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें जो कि 133वां नंबर है। इसमें है वर्ष 2016 का कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता है दोस्तों? द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है भारत। अब अगले प्रश्न को देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है कि वर्ष 2016 में ओलंपिक का थीम क्या था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो विश्व शांति एवं पर्यावरण जो है रियो ओलंपिक का थीम था। बात कर लें क्वेश्चन 135 में, वर्ष 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रघुवीर चौधरी को दिया गया है। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 136 की, जिसमें है आपको किताब मिक्स मिशन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्रिस गेल। बात कर ले रहे हैं अगले प्रश्न की, जिसमें कह रहा है आपको ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को न्यून में से किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शांति पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि नीरज कुमार गुप्ता समिति का किया गया है। अभी बात कर लें 139वां नंबर 2022 की फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कतर में। अगला प्रश्न देख लें जो कि 140वां नंबर है। इसमें कह रहा है प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि देवेंद्र झझरिया हैं। बात करें अगले सेक्शन की, जो कि मैथ से संबंधित प्रश्न है, और इसमें आपको सारे प्रश्न के आंसर बताएंगे और आप अपने हिसाब से वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन में भी, जो कि 155। नेक्स्ट आपको 142 में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्न को देख ले रहे हैं जो कि 143वां नंबर में है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 143वां प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब देख ले रहे अगले प्रश्न की, जो कि 144 में है। इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख ले रहे अगले सेक्शन में, जिसमें आपको कह रहा है 145वां नंबर में। इसमें 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 150 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी देख लें क्वेश्चन नंबर 146 में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले रहे हैं जो कि 147 में। इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 280। नेक्स्ट प्रश्न को देख लें जिसमें 148वां नंबर है। इसका करेक्ट आंसर आपको निकल के आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न को देख लें जो कि 149वां नंबर है। इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 15 मिनट। बात कर ले रहे हैं 150वां क्वेश्चन नंबर, जो कि इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पाई चार्ट दिया गया है। आप इसको आराम से पाई चार्ट को देखिए, अध्ययन कीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरे 150 क्वेश्चन को देखे हैं, जो कि 60 से 62वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से आपको
बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इसको देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए प्रीवियस ईयर वीडियो देखने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।